नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही अच्छी मोरल स्टोरी आपके सामने लेकर आया हूं। आप जो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं ना, पैसा जमा कर रहे हैं आप सभी, उसको लेकर के बहुत ही अच्छी स्टोरी है। आपको समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में आपको करना क्या है, उन पैसों का क्या आपको जमा करके रखना है या पैसों का क्या किया जाना चाहिए, क्या पैसे जमा करना सही है कि नहीं। बहुत सारी चीज़ें स्टोरी में आपको सीखने को मिलेगा और इंग्लिश सीखने को मिलेगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, बहुत सारी वोकैबुलरीज नई नई मिलने वाली है, ग्रामेटिकल पोर्शन कवर करेंगे, सही प्रोनाउंसिएशन उच्चारण के साथ आपको हर एक वर्ड की मीनिंग भी बताते चलूंगा, उसका अर्थ भी बताऊंगा। तो लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज की जो स्टोरी है उसका टाइटल है वेयर डज ट्रू वेल्थ रिसाइड, है ना, रिसाइड, रिसाइड ऐसे यूज किया आता है। वेयर डज, इसका मतलब क्या होता है? ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जहां पे है ना सवाल पूछा जाता है, तो डज का यूज किया गया है। ट्रू वेल्थ, सच्चा धन, रिसाइड, है ना, रिसाइड का मतलब क्या होता है? रहता है, निहित होता है, उसे हम रिसाइड कहा जाता है ना, ज उच्चारण कहते हैं। तो सच्चा धन कहां रहता है? सच्चा धन कहां रहता है? चलिए देखते हैं भाई, सच्चा धन जो वेल्थ है वो रहता कहां है, ये आपको आज की स्टोरी में पता चलने वाला है। स्टार्ट करते हैं। पसंद है तो प्लीज लाइक करेंगे। अ माइजर इन फ्रांस डिड नॉट इवन मैरी फॉर फियर दैट ही माइट हैव टू शेयर हिज मनी विथ हिज फैमिली। एक बार मैंने रीड कर दिया अच्छे से, अब हर एक वर्ड का मीनिंग बताने वाला हूं और बहुत सारी चीज, जरूरी चीज आपको बताने वाला हूं। अ माइजर यानी एक कंजूस, इसे माइजर, माइसर नहीं पढ़ेंगे, ज माइजर, इन यानी होता है में। फ्रांस, जिसे हम फ्रांस कहते हैं। डिड नॉट, पास्ट सिंपल टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, जहां पर डिड नॉट का यूज करते हैं। सब्जेक्ट कुछ भी रहे, डिड नॉट का यूज किया। इवन, इवन यानी भी या फिर यहां तक की। मैरी यानी शादी, यानी फ्रांस का एक कंजूस आदमी ने शादी तक नहीं की। इवन यानी तक, यहां तक मैंने बोला था ना, शादी तक नहीं की। फॉर फियर, डर के कारण या डर के लिए। दैट की, ही माइट, वह शायद, माइट यानी सकता है, यानी जब संभावना कुछ कम होता है ना तो हम माइट का यूज करते हैं, ठीक है। माइट हैव टू यानी कुछ चीज करना पड़ेगा, कुछ चीज करना है तो हम वहां पे हैव टू का यूज करते हैं। शेयर, हैव टू शेयर, बांटना पड़ेगा, शायद उसे बांटना पड़ेगा। हिज मनी, अपने पैसों को। विथ हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ। विथ यानी होता है साथ। देखिए हर एक वर्ड का मीनिंग बता दिया। वैसे हैव टू का यूज बहुत से लोग करना पड़ेगा ऐसे भी यूज किया जाता है, बट एक्चुअल में विल हैव टू का यूज होता है करना पड़ेगा। आई विल हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। आई विल हैव टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पड़ेगा। बट हैव टू का यूज भी वैसे ही किया जाता है, बट एक्चुअल में हैव टू का यूज क्या होता है? मुझे करना है, मुझे करना पड़ता है। आई हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ती है। आई हैव टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पड़ता है। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम हैव टू का यूज करते हैं। क्लियर है? तो चलिए यहां तक क्लियर हो गया कि फ्रांस का एक कंजूस आदमी ने इस डर से, फियर, डर से शादी तक नहीं की कि उसे अपना परिवार, अपना पैसा अपने परिवार के साथ बांटना पड़ेगा। बताइए, इतना ज्यादा कंजूस था, इतना पैसा था, लेकिन अरे मेरी शादी हो जाएगी तो पत्नी को देना पड़ेगा, बच्चों को देना पड़ जाएगा, इसलिए उसने शादी भी नहीं की। ही हैड अ सीक्रेट सेलर इन हिज हाउस। ही हैड, उसका था, तो हैड यानी किसी के पास कुछ चीज था तो हम हैड का यूज करते हैं। ही हैड अ सेलर, ही हैड अ सीक्रेट सेलर लिखा है, ठीक है। ही हैड, उसके पास था। अ सीक्रेट यानी तो गुप्त, जिसे कोई जान ना पाए। सेलर, ये सेलर यानी क्या होता है? सेलर का मतलब तहखाना। तहखाना, तहखाना मतलब जमीन के नीचे तलघर में, है ना, एक तहखाना बनाते थे पहले भी, जो अपना सुरक्षा के लिए बनाते थे या सामान वगैरह रखने, उससे तहखाना कहते हैं इंग्लिश में, सेलर। तो उसका एक गुप्त तहखाना था। इन हिज हाउस यानी उसके घर में। टू स्टोर, स्टोर करके रखने के लिए, संग्रह करके रखने के लिए। ऑल हिज ट्रेजर्स, ट्रेजर यानी क्या होता है? खजाना। तो ये देखिए, तो उसके पास एक गुप्त तहखाना था जहां पर उसका सारा खजाना रखा हुआ था, संग्रहित था। ही वुड गो अप देयर रेगुलरली एवरी नाइट। ही, वह, वुड पास्ट की आदत बताते तो भी वुड का यूज किया जाता है ना। ही वुड गो अप, तो वो ऊपर जाता था। देयर यानी वहां, रेगुलरली, तो गो अप का यूज किया गया है।
देयर रेगुलरली एवरी नाइट, हर रात वो वहां जाता था। एडमायर ऑल हिज ट्रेजर्स, एडमायर तारीफ करना, प्रशंसा करना, एडमायर बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं ना निहारना, देखना, उसे भी एडमायर कहा जाता है। ऑल हिज ट्रेजर्स, और अपने खजानों का वो क्या करता था, निहारता था, देखता था, प्रशंसा करता था, वाह इतने सारे पैसे हैं मेरे पास। एंड कम आउट, और बाहर आ जाता था, ये काम करता था, रोज जाता था, अब हर रात खजाने को देखता था, बढ़िया निहारता था और वहां से आ जाता था। ही वुड सेव एवरी सिंगल पेनी टू एड हिज ट्रेजर, ही वुड सेव वो बचाता था, एवरी प्रत्येक, सिंगल पेनी, पेनी यानी क्या बोल सकते हैं, हर एक सिक्के को भी बोल सकते हैं, एक पैसे को भी पेनी कहा जाता है, तो है ना, एक पैसे को भी टू एड टू हिज ट्रेजर, टू एड जोड़ने के लिए, टू यहां पे प्रपोजिशन है, हिज ट्रेजर, तो अपने खजाने में पैसे जोड़ने के लिए एक एक पैसा को जमा करता था, कि मेरे खजाना में और पैसे, एक एक पैसे को जमा करता था। वंस, एक बार, ही wasn't seen around for many days, वह wasn't, तो was not को wasn't कहा गया है, seen वो दिखाई नहीं दिया, around आसपास, for समय बता रहे, many days बहुत दिनों तक वो दिखाई नहीं दिया, and soon और जल्दी ही, the days turn into months, दिन महीनों में बदल गए, है ना, तो कई दिनों से दिखाई नहीं दिया और जल्दी ही दिन महीनों में बदल गया, मतलब बहुत दिन हो गए, महीनों बीत गए। एंड वर्ड ऑफ हिज मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस, है ना, वर्ड यानी, है ना, वर्ड यानी क्या होता है, शब्द होता है, ऑफ हिज मिस्टीरियस, जिसे हम रहस्यमय, डिसअपीयरेंस गायब हो जाना, और उसके रहस्यमय ढंग से गायब होने की खबर, तो ये वर्ड को खबर के रूप में यूज किया गया है। स्प्रेड, स्प्रेड यानी फैल जाना, फैल गया। ऑल ओवर द टाउन, पूरे नगर में, पूरे शहर में, तो ऑल ओवर का यूज किया जाता है, तो उसके रहस्यमय ढंग से गायब होने की खबर पूरे शहर में फैल गई। सिंस, क्योंकि, सिंस यानी चूंकि भी होता है, क्योंकि भी होता है। देयर वॉज नो वन टू क्लेम हिज प्रॉपर्टी, देयर वॉज ये इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकालते हैं, वॉज यानी था, नो वन कोई भी नहीं था, टू क्लेम दावा करने के लिए, हिज प्रॉपर्टी उसके संपत्ति का, एंड हाउस और घर का, क्योंकि अकेले था तो कौन दावा करेगा, कोई भी नहीं था दावा करने के लिए। इट वॉज फाइनली लीगली टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट, इट वॉज फाइनली वो आखिरकार, लीगल नहीं आना था, कानूनी तौर पे उसे लीगली कहा जाता है, लीगली। टेकन ओवर, टेक ओवर का होगा टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट, जिसे हम बोल सकते हैं कब्जे में ले लेना, उसे टेकन ओवर कहा जाता है। सरकार के द्वारा कानूनी तौर पर कब्जे में ले लिया गया। एंड देन, और फिर सोल्ड ऑफ टू समवन, और फिर किसी को बेच दिया गया। तो सरकार जो भी चीज जब्त करता है उसे भी बेचते हैं, जो भी पैसा मिल जाए, तो फिर उसको जब्त करके सरकार ने फिर बेच दिया किसी को। अब क्या हुआ देखिए, एंडिंग आने वाला, इसमें 2 क्वेश्चन है, उसका आंसर बहुत इंटरेस्टिंग है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय के बाद, काफी समय के बाद, द न्यू ऑनर, नया, ऑनर यानी क्या था, मालिक को कहा जाए, नए मालिक ने फाउंड द सेलर, फाउंड यानी पाया, फाइंड का सेकंड में फाउंड, पास सिंपल टेंस है, सेलर तहखाना मिला उसे, वाइल यानी के दौरान, बिल्डिंग एन एक्सटेंशन इन द हाउस, बिल्डिंग यानी बनाने के दौरान, एक्सटेंशन विस्तार यानी और घर को बड़ा बढ़ा रहा होगा, बना रहा, उसे एक्सटेंशन कहा जाता है। इन द हाउस, तो नए मालिक को घर में विस्तार करने के समय वह तहखाना मिला। एंड टू हिज सरप्राइज, और उसे आश्चर्य हुआ, फाउंड, फाउंड यानी पाकर, और उसे आश्चर्य हुआ, और उसे क्या मिला, फाइंड का फाउंड हो गया। चलिए देखते हैं उसे क्या मिला, उसे हैरानगी क्या हुई, आश्चर्य क्या हुआ, उसे क्या मिला होगा ऐसा। तो 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चंस है। व्हाट डिड द न्यू ऑनर फाइंड इन देयर, अब यहाँ पे फाउंड, यहाँ पे फाइंड क्यों है, क्योंकि डिड का यूज किया गया है। तो यदि डिड का यूज हो गया है, इंट्रोगेटिव है ना, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो पास्ट सिंपल टेंस का, तो डिड का यूज करते हैं, और सब्जेक्ट का हम वहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया था। सब्जेक्ट कुछ भी हो, सबके साथ डिड लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, चाहे वो डिड नॉट हो, निगेटिव सेंटेंस हो, चाहे इंट्रोगेटिव में डिड हो, इसलिए फाइंड का यूज किया गया। बाकी सुनने में कैसे लग रहा है,
पास्ट का सेंटेंस है भी पास्ट का सेंटेंस। तो आप ये देख के फाइंड का फाउंड मत कर देना। वॉट डिड द न्यू ओनर फाइंड इन देयर, नए मालिक को वहां क्या मिला, पास्ट टेंस, इसलिए वो फाइंड देख के आप परेशान मत होइए। डिड का यूज हुआ तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करें। चलिए इसको देखते हैं कि नए मालिक को वहां क्या मिला। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ द स्टोरी, इस कहानी का निहितार्थ क्या है, इसका निहित क्या है, कहानी आखिर क्यों है ना बनाया गया है, वो हम चलिए देखते हैं। सबसे पहला आंसर हम देखते हैं कि उसे आखिर ऐसा क्या मिला, और आप सुनेंगे तो आप भी आश्चर्य में रह जाएंगे, ऐसा किसी के साथ ना हो। He found the miser's rotting corpse, rot यानी क्या होता है ना, रॉटन आपने सुना होगा, रॉटन सड़ते हुए, सड़ा हुआ का रॉटन कहा जाता है। उसे मिला, क्या मिला, कंजूस की सड़ती हुई लाश है ना, कॉर्प्स यानी होता है लाश को कॉर्प कहा जाता है, कॉर्प्स, सड़ती हुई लाश मिली एमिड द ग्लिटरिंग गोल्ड एंड जूल्स, इसे जूल्स कहेंगे, ज्वेल वेल में जूल्स बोलते हैं। उसे चमकते हुए, ग्लिटरिंग यानी चमकते हुए सोने और जवाहरात के बीच कंजूस की सड़ती हुई लाश मिली। इन हिज माउथ, उसके मुंह में, वॉज यानी था, अ कैंडल पीस, कैंडल यानी होता है मोमबत्ती को कैंडल बोलते हैं, मोमबत्ती का टुकड़ा उसके मुंह में था। दिस वुड मीन, इसका मतलब है ना, इसका मतलब होगा दैट कि ही माइट हैव ट्राइड, माइट हैव यानी कोशिश की होगी, तो माइट हैव उसने शायद है ना कोशिश की होगी, टू अपीज, अपीज यानी होता है शांत करना, मिटाना, उसे अपीज कहते हैं, हिज हंगर, अपने भूख मिटाने की, बाय इवन ट्राइंग टू ईट द कैंडल, यानी कि शायद उसने मोमबत्ती खाकर भी अपना भूख मिटाने की कोशिश की होगी। ऐसी स्थिति में उस कंजूस की लाश मिली, यानी सोने रत्नों से, जवाहरात से ढका हुआ उसका शरीर, लेकिन उसके मुंह में क्या था, मोमबत्ती का टुकड़ा था। और आपको पता है उसके घर में कोई भी नहीं रहता था, किसी को रखता नहीं था कि किसी को पता मत जाए खजाने, और मरते समय भी इसने क्या किया, खजाना कोई ना ले जाए, इसलिए वहां पे जाके लेटा हुआ था, भाई मेरे मरते मर जाऊं कोई ले ना जाए, वहीं पे लेट गया। लेकिन भूख लगी हुई थी, लेकिन ये तो किसी से बात करना है ना, किसी को लाना है, किसी से मित्रता नहीं करनी है। और इसने क्या किया था, केवल पैसे के लिए जिया था, पैसा इकट्ठा किया था, और जब उसे भूख लगी तो जो मोमबत्ती रखी हुई थी उसे खाकर अपनी भूख मिटाने की कोशिश की। लेकिन क्योंकि मरते समय शरीर का इतनी स्थिति रहती नहीं है कि वो बाहर जाए, खाना मांग ले, हेल्प ले ले, कोई था ही नहीं, ना परिवार ना दोस्त यार, क्योंकि देखने भी आए, किसी को आने नहीं देता था घर में, तो कोई देखने आए तो पूछे कौन है, सबको यही लगा है तो घर में ही रहता है। तो कई दिन हो गए, आप सभी को पता है, स्टोरी में आपने सुना दिन महीनों में बदल गया, सबको यही लगा होगा, घर ही में तो रहता है, कभी निकलता तो है नहीं, घर ही में तो रहता है, किसी को सबको लगा घर में ही होगा, लेकिन वो मर चुका था। कैसे मरा आपने देखा यहाँ पे। अब स्टोरी का मीनिंग, इसका अर्थ क्या है देखिए, इसका मोरल बोल सकते हैं, मियरली, मियरली ना तो सिर्फ, मात्र को मियरली कहा जाता है, कलेक्टिंग एंड अकम्प्लीटिंग है ना, अक्यूमुलेटिंग का मतलब क्या होता है, अक्यूमुलेटिंग, ठीक है, इसका मतलब होता है जमा करना, उसे अक्यूमुलेटिंग कहा जाता है, अक्यूमुलेट करना, जमा करना, मात्र इकट्ठा करना और जमा करना, लार्ज अमाउंट्स ऑफ मनी यानी बहुत बड़ी मात्रा में धन इकट्ठा करना, डज नॉट मेक वन वेल्थी, वन यानी किसी को, कोई को, वन का यूज किया जाता है, यानी सिर्फ बड़ी मात्रा में धन इकट्ठा करना और संचय करके कोई धनी नहीं बनता, पैसे वाला नहीं बन जाता। ग्रीड ओनली लीड्स टू माइजरी, लालच केवल दुख की ओर ले जाता है, माइजर है ना दुख, दुख की ओर ले जाता है। ट्रू वेल्थ लाइज इन वॉट यू आर, सच्चा धन किस पर पड़ा, लाइज है ना पड़ा हुआ है, निहित है, ऐसे यूज किया जाता है, ठीक है। असली धन इस बात में निहित है, वॉट यू आर कि आप क्या हैं, एंड नॉट इन वॉट यू है, वॉट यू है यानी जो आपके पास है। यानी कि देखिए सच्ची संपत्ति क्या है, आप क्या हो, ये सच्चा दौलत है, ये सच्चा संपत्ति है, ना कि आपके पास क्या है वो सच्ची संपत्ति है। बहुत गहराई वाली चीज है, अभी आपको समझा देता हूं। यानी आपके पास यदि कोई बोलेंगे करोड़ों रुपए है, तो आप ये बोलेंगे करोड़ रुपए मेरी संपत्ति है, यहां पे लिखा है ना, एंड नॉट
इन वॉट यू हैव, ये जो तुम्हारे पास है ये असली संपत्ति नहीं है। रियल जो मतलब ट्रू वेल्थ, ये ट्रू वेल्थ नहीं है, ये असली संपत्ति नहीं है। अगर ये असली संपत्ति रहती तो भाई अभी आपके पास है ना हजारों लोग भीड़ लग जाती है आपको देखने के लिए, आपको पूछने के लिए, आपके हाल चाल पूछने के लिए। जानते तो सब थे कि ये करोड़पति है, पैसे वाले, कि ये भी जानते थे कि ये किसी को ना पास आने देता है, ना किसी से बात करता है, ना शादी की है, केवल कंजूस है, पैसा ही पैसा रखा हुआ है। तो उसने जो असली संपत्ति क्या होती है, जो आपके चाहने वाले होते हैं, आपकी फिक्र करने वाले होते हैं। कोई आप देखेंगे बहुत गरीब व्यक्ति है, लेकिन यदि उसका व्यवहार बहुत अच्छा है तो एक बार कोई आदमी करोड़पति के घर भले नहीं जाएगा, वो मर जाए तो ना जाए। हाँ भाई, स्वार्थी लोग जाते हैं कि पैसा मिल जाए, वो अलग चीज़ है। तो स्वार्थी लोग जाएंगे, वो भी असली संपत्ति नहीं। असली संपत्ति तो वही है जो लोग है ना, जब आपकी मृत्यु हो, आप पैसे वाले हैं गरीब हैं इससे मतलब नहीं, लोग, सॉरी लाइट बंद हो गई, मैं फ्लैश ऑन कर देता हूँ, दौड़े चले आए आपको देखने के लिए, आपकी हालत को, आपकी परेशानी को, किस हाल में हैं आप, वो आपकी असली संपत्ति है, वो आपकी असली संपत्ति होती है। जैसे इसने पैसे तो बहुत कमाए, लेकिन वो जो पैसे थे वो उसकी संपत्ति नहीं थी। क्या वो पैसा उसका काम आया? बिल्कुल भी काम नहीं आया। उसके पैसे कहाँ काम आए? वो तो पैसे पड़े हुए हैं, उस पैसे से ना वो दवाई खरीद पाया, ना किसी के नौकर को बुला पाया, ना भोजन कर पाया, मोमबत्ती खाते हुए मर गया वो तो ऐसा पैसा किस काम का जो आपके कोई भी काम ना आए। और एक जगह कोई भिखारी की मृत्यु हो जाती है, कोई गरीब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, लेकिन वो बहुत ही अच्छा आदत व्यवहार का, बहुत ही हेल्पिंग नेचर का है, तो भले उसके पास पैसा नहीं है लेकिन लोग उसके पास जरूर आएंगे। खाने को नहीं है, लोग उसकी मदद करेंगे, है ना, कुछ ना कुछ हो, थोड़ी ना थोड़ी मदद करेंगे जो अच्छे लोग होते हैं। तो असली संपत्ति वही है कि आपके परिवार वाले आपके साथ हैं, आपके यार दोस्त आपके साथ है ना, आपके आसपास के आस पड़ोस के लोग आपके साथ है, आपके पास वो आते हैं। तो फिर आप समझ जाइए कि हाँ भाई, असली संपत्ति वही है जो आपने कमाया है अपने व्यवहार से। असली संपत्ति वो नहीं है जो आपके पास आपके अकाउंट में रखा हुआ धन है, वो असली संपत्ति नहीं है। वो तो चला गया, मरने के बाद आपके जो करोड़ों रुपए थे वो तो सरकार के पास चले गया ना, किसी के पास नहीं गया ना, आपके बच्चों के काम आए, शादी तो किया ही नहीं था वो, तो वो पैसे तो ऐसे ही बर्बाद हो गए, किसी का काम भी नहीं आया। और साथ में क्या लेकर गए? बोलते खाली हाथ आए थे, खाली हाथ, ऐसे नहीं है भाई। आप अपने भाग्य को, कर्म को लेकर आते हो। आपने जो भी कर्म किया है, जो भी आपने पुण्य पाप अच्छे कर्म किए हो, वो आप साथ में लेकर आते हो। कई लोग बोलते हैं ना कि इसी जन्म में आपको भोगना है दुख, ये ठीक है, गलत बात नहीं, इसी जन्म में भुगतना है। लेकिन आप ये बताइए, कोई व्यक्ति मान लीजिए किसी व्यक्ति को मान लीजिए 65 साल उसकी उम्र होनी है, 65 साल होनी है, और व्यक्ति 60 साल के बाद है ना 5 सालों तक वो लोगों को मार रहा है, काट रहा है, बुरा बर्ताव कर रहा है, पूरा जितने बुरे आचरण है सब कर रहा है। अब इसकी मृत्यु होगी 65 साल में, सब बोलेंगे लो बताओ यहाँ इतना गलत किया इसने, दुनिया क्या सजा मिली? कुछ भी नहीं मिला, मरना तो था ही, मर गया वो। क्या हुआ इसके साथ? ना दुख में तड़फा, ना कुछ हुआ, आसानी से मर गया, ये खत्म हो गया। लेकिन जब इसका अगला जन्म होगा तो बोलते हैं ना, अरे अगले जन्म में भाई क्यों इसके हाथ पैर नहीं है, क्यों इसको दिखाई नहीं, बच्चे की क्या गलती है, बच्चे ने ऐसा क्या बुरा कर दिया है। एक बच्चा अरबपति के घर पैदा हो रहा है, एक बच्चा गरीब के घर पैदा हो रहा है, बच्चे की क्या गलती है? हम ऐसे ही कहते हैं, सब ऐसे ही कहते हैं। लेकिन वो समझने वाली बात है कि वो जो बच्चा है, वो जो आत्मा उस शरीर में है, वो पिछले जन्म में जो भी कर्म किए थे उसे अपने साथ लेकर आए, इसलिए यहाँ पे जन्म हुआ है। इसलिए बोलते हैं ना, स्थान, जगह, ऐसे नहीं बोलते कि कोई जगह खराब है, लेकिन कई लोगों का ऐसे जगह में जन्म होता है जहाँ पे न खाने को कुछ है, न रहने को है, न पानी पीने को है, ऐसे ऐसे जगह भी जन्म हो जाता है। कई लोगों का जन्म ऐसे होता है, बढ़िया बढ़िया राज्य में होता है, बढ़िया बढ़िया देशों में होता है, जहाँ पे सब चीज़ है, न खाने की दिक्कत है, न पीने की, न है ना, हर चीज़। उसके बाद भी अच्छे जगह भी पैदा हो गया, वहाँ पे देखते हैं किसी पैसे वाले घर पैदा हो रहा है, कोई गरीब के घर पैदा हो रहा है, कोई है ना, किसी का शरीर ठीक नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, तो बहुत सारी परेशानियाँ आती है। फिर जब भगवान को दोष देते, भगवान आपने मेरे साथ ऐसे किया। हाँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो भाई किसी गरीब के घर पैदा हुआ है तो बुरी बात है, बुरी बात नहीं है। वो गरीब के घर पैदा हुआ लेकिन वो अमीर बन सकता है या गरीबी में भी खुश रह सकता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन उसके पीछे का कारण होता है पिछले जन्म का प्रभाव है। अब उसी प्रकार से कोई व्यक्ति 60 से 65 साल, ये एग्जाम्पल है, बढ़िया बढ़िया काम किया, बेचारा मर गया, भगवान लोग कहने लगे कि भैया तो बहुत अच्छा काम किया, लेकिन इसकी तो मृत्यु हो गई, क्या ही सुख भोगा, कोई सुख नहीं भोग पाया, मर गया। लेकिन भगवान के यहाँ भाई ऐसे ना बिल्कुल बैलेंस रखते हैं, अच्छा इसने अच्छा काम किया है, इस जन्म में सुख नहीं भोग पाया है, कोई बात नहीं, अगले जन्म में इसे
है ना, अच्छे परिवार में भेजिए, अच्छे कुल में भेजिए, और बहुत सारी चीज़ें होती है ना, अच्छा रंग रूप दीजिए, अच्छा शरीर दीजिए, बढ़िया खाने पीने को मिले, ये आप सुख भोगते रहोगे। भले आप गलत काम कर रहे हो लेकिन आपको सुख मिल रहा है। ये सुख क्या है? पिछले जन्म का सुख है। लोग सोचते हैं यार इतना गलत काम करता है तो भी ये 15 साल 20 साल 25 साल का हो गया है, गलत काम करे पड़ा है तो भी सुख ही भोग रहा है। तो भाई ये सुख जो भोग रहा है ना, पिछले जन्म का सुख भोग रहा है, लेकिन अभी जो ये गलत काम कर रहा है ना, ये अपने लिए इस जन्म के लिए भी और अगले जन्म के लिए भी जो भी खराब चीजें हैं, जो भी अपने लिए बेकार चीज है, पाप है, वो इकट्ठा कर रहा है, वो उसे मिलेगा, इस जन्म में भी मिलेगा और अगला जन्म जब होगा ना तो भी वो वैसे ही पछताएगा। तो ये चीज याद रखिए। भगवान क्या बिल्कुल बैलेंस रखते हैं। भगवान मानिए, प्रकृति मानिए, जो आपको मानना है मानिए। ये बोलते हैं किस्मत लेके आया है, किस्मत लेके नहीं आया, वो किस्मत उसने पुण्य से कमाया है। वो जो पुण्य इसने पिछले जन्म में इकट्ठा किया था उसे वो लेकर, मतलब बड़ा किस्मत वाला यार, कुछ करना धरना है नहीं लेकिन खा रहा है कमा रहा है, बस यही बात है। ये पहला मोरल हो गया कि आप खाली हाथ नहीं आते हो, खाली हाथ नहीं जाते हो, अपना पुण्य पाप लेकर आते हो, पुण्य पाप लेकर जाते हो। इसलिए कोशिश कीजिए अच्छे काम करके, है ना, आप पुण्य लेकर जाइए, अगला जन्म भी अच्छा हो, आपका अभी का जन्म जो बचा है वो भी अच्छे से बीते। दूसरी मोड़ यहाँ पे ये है कि जो धन इकट्ठा करते हैं बहुत से लोग, हर बार आपको बताता हूँ कि जैसे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इकट्ठा करने का सोचते हैं, हम अपने लिए कुछ नहीं कर पाते। अपने छोड़ो ना भाई, हम क्या करेंगे, हम क्या घूमेंगे, हम क्या नए कपड़े लेंगे, बच्चों के लिए करेंगे, भविष्य में काम आएगा, भविष्य में उसके लिए घर बना देते हैं, रेंट के लिए घर बना देंगे। पूरा लोन में डूबे हुए जिंदगी आपका ऐसा ही निकल गया, आप कोई सुख नहीं भोग पाए, अपनी पत्नी को भी सुख नहीं दे पाए, आपने केवल बच्चों के लिए किया, पूरा बच्चों का बच्चों का बच्चों का। तो एक आपने सुना होगा दोहा कि पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। इसका मतलब यदि आपका पूत, पूत का मतलब केवल बेटे से नहीं होता है, बहुत से लोग सोचते बेटा मतलब बच्चा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। यदि वो सपूत है, सपूत का मतलब क्या होता है कि जो है ना, जो बच्चा अच्छा बच्चा है, जो नेक है, जो सही काम करे, सही दिशा में मेहनती है, वो सपूत है, हर काम में अच्छा हो। अगर आपका बच्चा मेहनती है, हर काम में अच्छा व्यवहारिक नैतिक वाला है, तो फिर उस बच्चे के लिए धन इकट्ठा करने से कोई मतलब नहीं भैया, वो तो सपूत है, वो खुद आपसे ज्यादा पैसा कमा सकता है, वो खुद अपने आप को वैसा बना लेगा। और जो पूत कपूत तो का धन संचय, तो वैसे व्यक्ति के लिए क्या पैसे इकट्ठा मतलब जमा करना, जो खुद बड़े होकर सब चीज अच्छे से कर सकता है, उसके लिए जमा करके क्या करेंगे, वो तो अपने से कमा लेगा, इतना उसके में सक्षम है। दूसरा है पूत कपूत तो का धन संचय। यदि आपका बच्चा बुरा व्यवहार का है, बुरे आदतों वाला है, आप कितने भी ध्यान नहीं दे पाए, उसका आदत खराब है, जुआ खेलता है, पैसा लुटाता है, करोड़ों रुपए के अरबों रुपए छोड़ के चले जाओ उनके लिए, आपका जीवन तो बर्बाद हुआ ही हुआ उनके लिए, बच्चे के लिए पैसा बनाने, किराए का घर बनाने। अरे भाई करोड़ों रुपए को भी वो 1 साल में खत्म कर सकता है आराम से। 1 करोड़ की गाड़ी चले लेगा तो क्या करोगे, 1 करोड़ को आपको जमा करने में 60 साल 75 साल जो भी साल जियो आप लग गया है, 1 करोड़ जमा किए, इसका जिंदगी अच्छे से गुजर जाए। कपूत बच्चा है, 1 करोड़ में एक कार ही खरीद लेगा। 1 करोड़ का कार क्या, 3-3 4-4 करोड़ 5-5 करोड़ का कार आता है, क्या हुआ आपका करोड़ रुपया एक बार में खत्म हो गया। कपूत बच्चा है, उसका गलत उपयोग करेगा, घर बना के दियो घर को बेच देगा, नशा करेगा, जुआ खेलेगा, बहुत सारी चीजें करेगा। तो बताइए उसके लिए पैसा जमा करने से क्या मतलब। ये नहीं बोल रहा हूं कि अपने बच्चों के लिए कुछ भी ना करके जाए, बिल्कुल कुछ उनके लिए सहयोग, कुछ सहायता के लिए छोड़ के जाइए, ताकि बच्चे आपके है ना बिल्कुल से एकदम से आपके जाने के बाद भगवान ना करे एकदम से बेघर ना हो जाए, कुछ तो कुछ व्यवस्था रहे। लेकिन पूरा अपना जीवन, अपनी पत्नी का जीवन केवल अपने बच्चों के लिए बर्बाद ना करे, बिल्कुल हाँ बर्बाद ना करे। अपनी पत्नी को भी समय दें, उसे भी घुमाइए फिराइए, अपने ऊपर खर्च कीजिए, थोड़ा सा परिवार को ले जाइए। केवल पैसा कमा के बच्चों के लिए जमा करना, बच्चों के लिए जमा करना, ऐसा धन संचय नहीं करना है। इससे लिखा गया है टाइटल में, वेयर डज ट्रू वेल्थ रिसाइड, सच्चा धन कहाँ रहता है। तो सच्चा धन भैया आपके व्यवहार में रहता है, आपकी आदतों में रहता है, ये आपका सच्चा धन है। आपने लोगों के साथ कैसा व्यवहार बना के रखा है। बहुत से लोग निगेटिव भी सोच रहे होंगे, सर पैसे वालों का ही साथी होते अब सर, तो था तो ना पैसा वाले, क्या साथी हुआ, कोई साथी नहीं हुआ पैसे वाले का। तो अपना व्यवहार अच्छा रखिए, केवल पैसे ही सब कुछ नहीं होता है। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। प्लीज़ आप लोग लाइक कमेंट किया करें, कुछ भी कमेंट कर दिया करें। मेरी वीडियो पता नहीं ज़्यादा आगे जाती नहीं है, कुछ 3-4 हज़ार लोग देखते हैं, उसके बाद फिर वीडियो YouTube रोक देता है, क्योंकि हो सकता है आप लोग पूरा वीडियो लंबा नहीं देखते हो, 2-4 मिनट देख के बंद कर देते हो, या फिर कमेंट नहीं करते। पता नहीं YouTube का क्या रूल रेगुलेशन अभी चल रहा है, बट मेरी वीडियो ज़्यादा जाती नहीं है, जबकि पूरी मेहनत करता हूँ मैं डिटेल में, केवल स्टोरी समझाने के लिए, जीवन से जुड़ी हुई बातें भी आपको समझाता हूँ, क्योंकि मैं शिक्षक हूँ और मेरा काम शिक्षा देना है। केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं देता मैं, जो भी नैतिक ज्ञान है, धार्मिक बातें, वो भी समझाना मेरा फर्ज है, जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, तो वो मैं करता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर किया करें, जो भी अच्छा लगता है।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। इसका पीडीएफ आपको नीचे टेलीग्राम में मिल जाएगा, लिंक में जाके ज्वाइन कर लीजिए। फ्री में पीडीएफ मिलेगा, उसको आप एक बार अच्छे से रीड करके फिर से ट्रांसलेट करके देखिए कितना आपको समझ आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।